ओके जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह से दुआ है कि हम सब खैर खैरियत से हों आज भी और आने वाले वक्तों में भी। और ये भी दुआ है कि आज हमारी ऑनलाइन क्लास आखिरी हो इंशाअल्लाह, और अगले वीक हमारी और आपकी फ़िज़िकल क्लास हो जाए शुरू। वालेकुम अस्सलाम, नूर फ़ातिमा ने सलाम भेजा था, तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जी इंशाअल्लाह। और फिर डेफिनेटली हमें अभी तक बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं एग्जामिनेशन का। कॉलेज भी खुलेंगे तो ज़रा आइडिया होता रहेगा बोर्ड से भी। बहरहाल फ़िलहाल आप लोगों को चांस है, आप मेहनत करें, आपके पास टाइम है, आप उसको अवेल करें और अच्छे तरीके से मज़ीद मेहनत करते हुए पेपर की प्रिपरेशन कर लें, अच्छे नंबर ले आएँ। ठीक है जी। छोटा सा एक क्वेश्चन है हमारा, और ये रेट ऑफ ब्रीथिंग के हवाले से शॉर्टली आपसे पूछा जाता है जी। और उसमें आपसे कहा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द रेट ऑफ ब्रीथिंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द रेट ऑफ ब्रीथिंग और कंट्रोल ऑफ वेंटिलेशन इन मैमल ऑब्लिक, यानी इन मैमल और मैन, यानी मैमल का कहते हैं या इंसान का कहते हैं। बस इंसान का ही कहते हैं, मैमल का नहीं कहते, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो हमारा है ब्रीथिंग कंट्रोल वो स्पेसिफिक मैमल में भी ऐसा ही है तकरीबन, लेकिन ह्यूमन का पर्टिकुलर आपको दिया हुआ। कोशिश आज ये करते हैं कि चैप्टर ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमारा न्यू फिज़िकल क्लास में हमें टेंशन नहीं होगी कोई, चैप्टर का बकिया हिस्सा पढ़ना। मतलब वो जल्दी नहीं करेंगे, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे अपनी स्पीड को एक अच्छी स्पीड में रखते हुए काम निपटा दें अपना। आपको इस वक्त ये पेज नंबर 321 पर मिल जाएगा, 321 पर आपको। और बहुत आसान सा छोटा सा टॉपिक है जिसमें आप व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेट ऑफ ब्रीथिंग, ये हेडिंग जो लगी है ना, इसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड के बाद द रेट ऑफ ब्रीथिंग और कंट्रोल ऑफ वेंटिलेशन इन मैन। ठीक है जी। पहले आपको याद दिला दें कि हमारे पास हम समझते हैं कि हम वॉलंटरी कंट्रोल कर सकते हैं अपने ब्रीथिंग को, लेकिन ये वॉलंटरी शॉर्ट टाइम के लिए हमारा हो सकता है। ब्रीथिंग सेंटर इफ स्टिमुलेटेड बाय इम्पल्स फ्रॉम द फॉर ब्रेन इट इज कॉल्ड एज वॉलंटरी कंट्रोल। अगर आप अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं तो फॉर ब्रेन, ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ये पार्ट हमारा जो यहाँ बना हुआ है आपके सामने, ये हाइंड ब्रेन में मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, जो जाकर अटैच होता है स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, फॉर ब्रेन नहीं बना। फॉर ब्रेन आपकी विलिंग को कंट्रोल करता है, जो आप सोचते हैं, जो आप करना चाहते हैं वो। तो आप सोचते हैं कि जी मैं ज़रा अपने सांस को होल्ड कर लूँ, जैसे पानी में छलांग लगाना चाहते हैं तो डीप ब्रीथ ले लेते हैं। और आपके स्टेमिना पर, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि वो शॉर्ट टाइम आपका 1 मिनट है, 2 मिनट है, 3 मिनट है, लेकिन उसके बाद आपको सांस को छोड़ना पड़ेगा, यानी कि अब आप मजीद वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं चल सकते। और ये टाइम आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, क्योंकि इम्पल्स उसके बाद बता रही होगी ब्रेन को, और वो ब्रेन का लास्ट पार्ट हाइंड ब्रेन में मेड्यूला ऑब्लिंगेटा होगा, जो देख रहा होगा कि हमारे खून में कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो रही है, सांस रुका पड़ा है, ऑक्सीजन आ नहीं रही, तो वो फिर आपको इनवॉलंटरी एक्शन में ले जाएगा।
It is controlled by breathing center and region of the hindbrain called the medulla oblongata. वेंट्रल पोर्शन, जो मेड्यूला ऑब्लिंगेटा का वेंट्रल पोर्शन होता है, वो सेंट्रल कंट्रोल इंस्पायरेशन को चेक कर रहा होता है। सांस जो हम ले रहे होंगे इनसाइड, जो हमने कल मैकेनिज्म में पढ़ा था, तो वो इंस्पायरेशन को कंट्रोल कर रहा होता है, इसीलिए हम उसे इंस्पायरेटरी सेंटर का नाम देते हैं। जबकि रिमाइंडर बकिया जो बचा हुआ हिस्सा है वो एक्सपायरेशन को कंट्रोल करता है वेंट्रल पोर्शन का, इसलिए हम उसको एक्सपायरेटरी सेंटर का नाम देते हैं। पहले हम आपको थोड़ी सी बात यहाँ दिखा दें कि ये क्या बना है। ये तो मैंने आपसे बता दिया कि ये ब्रेन का हाइंड पार्ट यानी आखिरी हिस्सा है, जिसमें मेड्यूला ऑब्लिंगेटा आकर स्पाइनल कॉर्ड की बना हुआ, स्पाइनल कॉर्ड इससे अटैच होता है। ठीक है, ये हमारे हार्ट का, दिल का ऊपरी खाना है। ये दिल है हमारा, दिल का ऑरिकल्स, नीचे इसके वेंट्रिकल्स होते हैं और ये इसके ऊपर का हिस्सा है। और यहाँ से हमारी कैरियोटिक आर्च निकलती है, ये है हमारी कैरियोटिड आर्च। अगर आपने अभी फ्रॉग का डाइसेक्शन किया होता तो आपको ज़रूर ये नज़र आती, क्योंकि आप वहाँ पर आर्टेरियल सिस्टम निकालते हैं, उसमें हम ये दिखाते हैं। इसी तरह ये लाइन जाकर नीचे चले जाएगी, ठीक है, और नीचे जाकर ये डॉर्सल आयोटा बनाती है, दोनों साइड से जाती है दिल के। सिस्टमिक आर्च कहलाती है। इस जगह पर इसको आयोटिक आर्च भी कहते हैं क्योंकि ये सिंगल है। इस जगह पर आपको छोटे ब्लैक डॉट से शो किया है आयोटिक बॉडीज। तो ये आयोटिक आर्च में लगी हुई छोटे से सिग्नल रिसीविंग कीमो रिसेप्टर्स कहलाते हैं। इसी तरह हमारी कैरियोटिक आर्च में लगी है छोटी सी, यहाँ भी और यहाँ भी, ये कैरियोटिक बॉडीज कहलाते हैं। कैरियोटिक बॉडी भी कीमो receptors which detect the chemical composition of the blood। हमारी बॉडी में कई जगह पे कीमो रिसेप्टर है। कल हमने बात की थी कि हमारे नाक के अंदर स्मेल को चेक करने वाले ग्लैंड्स या सेल मौजूद है, वो भी हमारे कीमो रिसेप्टर। हमारे इस ब्रेन के मेड्यूला ऑब्लिंगेटा से ये आपको नर्व आती हुई नजर आ रही है, ये नर्वस सिस्टम की लाइनिंग से, जिसे नर्व कहते हैं। ये नर्व हमारी कहलाती है वेगस नर्व। कुछ आ रही है हमारी फेरिंजियल गले के पास, तो उसको ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व कहते हैं। बहरहाल ये दोनों नर्व आकर, एक आकर ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व आकर कैरियोटिक बॉडी से अटैच होती है और दूसरी कैरियोटिक आर्च में जाकर आयोटिक बॉडी से अटैच होती है, ताकि यहाँ जो भी मैसेज बनेगा आयोटिक बॉडीज बताएंगी केमिकल नेचर कैसी है ब्लड की, या फिर कैरियोटिक बॉडीज बताएंगी कैसी केमिकल नेचर है। तो वो कैसे पता चलेगा? इम्पल्स के थ्रू, और वो ब्रेन को मैसेज पहुंचेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक सिस्टम है जिसमें हम रेट ऑफ ब्रीथिंग को देख रहे हैं। Control of breathing also rely on the chemoreceptor in the chaotic and bodies of the system। ठीक है, कैरियोटिक बॉडीज जहाँ लगी हैं वहां पर असल में सारा खून ऊपर की तरफ जाने वाला, जो हमारे स्कल में जाएगा, आंख, कान, नाक, मुंह, इन एरियाज में, वो सब यही से जाएगा कैरियोटिक आर्च। और हमारे शोल्डर से लेकर लोअर एब्डोमेन बॉडी तक जो ब्लड जाएगा वो इस जगह से जाएगा। इसलिए हमारी बॉडी के दो मेन जहाँ पे ब्लड जा रहा है, उन दोनों को पहले ही गेट पर ही चेक कर लिया जाता है कि ब्लड कैसा जा रहा है, और ब्रीथिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे चेक किया जाए जी? चेक करने के लिए सेंसिटिव टू माइन्यूट चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कैसी है या H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कैसी है, इसे चेक किया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है, तो वेंटिलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस इज रिक्वायर्ड। इंक्रीज करने के लिए आपकी रेस्पिरेशन को बढ़ा दिया जाए, आपका रेट बढ़ जाए। और कैसे पता चला? कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्ट की हमारी कैरियोटिक बॉडीज ने या एयोटिक बॉडीज ने, और नर्व के थ्रू एक इम्पल्स यानी कि मैसेज मेड्यूला को पहुंचा दी कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज़्यादा आ रही है। अब मेड्यूला ऑब्लिंगेटा यहाँ तो कोई एक्शन नहीं लेगा, यहाँ तो सांस नहीं लिया जा रहा। मेड्यूला ऑब्लिंगेटा आपके लंग्स को मैसेज करेगा और वहाँ से एक्सपायरेटरी सेंटर जो मेड्यूला ऑब्लिंगेटा में मौजूद है, वो दरअसल जाकर लंग्स के मसल्स को तेज मूवमेंट करवाएगा और हमारा ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन नॉर्मल है तो आपकी नॉर्मल रेस्पिरेशन चल रही होगी। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड तो ठीक है लेकिन ऑक्सीजन की कम हो रही है, तब भी ब्रीथिंग रेट को बढ़ाया जाए, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा होनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तब भी एक्सपायरेशन और इनहेलेशन तेज हो जाएगा, और अगर ऑक्सीजन की कमी है तब भी ये काम हो जाएगा। ठीक है जी। आयोटा क्या कराता है? डोर्सल आयोटा बेटा ब्लड बॉडी की जो लोअर पार्ट है उनको पहुंचाता है, उसको हम डोर्सल आयोटा कहते हैं। ये जो जा रही है ना आर्टरी आर्च, ये बड़ी है मोटी, इसलिए उसको आर्च कहते हैं। ठीक है, नोट्स में देख लो, नोट्स में टॉपिक होगा, नोट्स में लिखा हुआ कुछ और अंदाज से होगा ना बेटा। प्रेजेंटेशन देने में और लिखी हुई बुक में अंदाज बदल जाता है, लिखा हुआ तो सेम होगा। कोई बात नहीं, डिस्कनेक्ट हो गई थी तो मैं भी मैसेज कर देता हूँ, आपको लिख देता हूँ, सबके लिए पहुंच जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इतनी टेंशन नहीं ले। शॉर्ट क्वेश्चन है ये, तो इसमें डायग्राम की हमें जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप बेशक बना सकते हैं। याद रखिएगा कि हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन में तो डायग्राम की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने अपना टाइम सेव कर लिया है, कुछ मिनट बच गए, तो फिर आप बेशक कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। एक्स्ट्रा काम करने को मना नहीं है, सब उस सूरत में जब आपके पास टाइम हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आपको जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा काम करने की। ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है और ये मैं आप सबको ही भेज देता हूँ, ताकि कोई अगर बाद में भी आए तो उसे मिल जाए। डायग्राम बनाने दीजिए, डायग्राम बना लो भाई। अरे तुम लोग कौन से दौर में जी रहे हो मेरे बच्चे, डायग्राम तो वैसे ही तुम स्नैपशॉट ले लिया करो भाई, क्या हो गया है? 1947 में नहीं हो भाई तुम लोग, क्या माशाल्लाह से, जज़ाकल्लाह, पानी आ गया। चलो डायग्राम बना के जल्दी से बनाओ, रफली बना लो। डायग्राम खूबसूरत सी नहीं बनानी थी भाई, कौन बना रहा था डायग्राम मेरे बच्चे? हाँ जी, अच्छा जी, हो गया जी, सवेरा बना रही थी जी। चलो जी आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है कभी कभी, और आपसे कहा जाता है लिख के ही दे दूं, मेरे ख्याल से फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, मैं राइट कर रहा हूँ, आप लोगों को सबको पहुंच जाएगा। डिस्क्राइब, बोल भी रहा हूँ, द रेस्पिरेटरी disorders
रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन। ठीक है, तो ये हमारा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आपको चारों डिजीज जो डिसऑर्डर है वो बताने होते हैं। ये जी सबके पास आ गया मैसेज। अब चार में से चारों ही कभी कभी अलग अलग, यानी एक एक करके, जैसे किसी साल में ट्यूबरक्लोसिस पूछ लिया, किसी साल लंग कैंसर पूछ लिया, ठीक है ना। तो ये सेपरेट करके भी आपसे शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला हमारा है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इज द क्रॉनिक डिजीज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरकुलोसिस एक सीवियर, एक क्रॉनिक, एक जानलेवा, एक शदीद शदीद बीमारी है जिसको कॉज करने वाला एक बैक्टीरिया है, जिसे जिसे मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। सही ना सवेरा ने पूछा सर टाइटल वाइटल 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 वॉल्यूम कौन है? मेरा बच्चा भी आता है, फिर बताएंगे ना आपको, इसके बाद आएगा ना। ठीक है जी। इट इन्वॉल्व मोस्ट कॉमनली द लंग्स। ये लंग्स में इन्वॉल्वेशन होती है फर्स्ट टाइम, और ये बैक्टीरिया आपके सामने रॉड शेप में नजर आ रहा है। इन्फेक्शन जो फैलता है वो आमतौर पे इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स एक्सपेल्ड फ्रॉम द माउथ। ऐसा शख्स जो इस बीमारी में मुब्तला है, उस शख्स के खांसने से, छींकने से, इसके गले से ड्रॉपलेट्स जो निकलते हैं वो जमीन पर या हवा में पहुंच जाते हैं। अब उस पेशेंट के आसपास अगर कोई नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल बंदा सांस ले रहा है, तो ये बैक्टीरियाज उसमें भी जा सकते हैं। यही मेन इसका कॉज है। दूसरा कॉज इसका कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन की कोई यूज्ड की हुई चीज, लाइक कोई ग्लास, कोई प्लेट्स, वो अगर इस्तेमाल कर ले तो वो भी पॉसिबल है कि वहां से इंफेक्शन फैलेगा। तीसरा, अगर किसी गाय, काउ मिल्क भी हम यूज करते हैं, तो काउ में अगर ये इन्फेक्शन है, क्योंकि मैमल का इन्फेक्शन मैन में भी हो सकता है, दूसरे अदर मैमल में भी हो सकता है। ट्यूबरकुलोसिस गोट्स में भी होता है, शीप में भी होता है, काउ में भी होता है। ठीक है, तो उस काउ का मिल्क अगर हमें मिला और हमने वो पिया, तो ये जरासीम उसमें नॉर्मल बंदे में आ सकते हैं। आने के बाद सिम्टम्स क्या जाहिर होते हैं, वो आमतौर पे एक प्रोलॉन्ग कफ। प्रोलॉन्ग कफ का मतलब है कि जो बार बार आ रही हो और वक्फा ना हो बीच में खांसी। शुरू में स्टार्टिंग सिम्टम में तो कम खांसी आती है, और एक दो बार डॉक्टर से दवाई लेके खांसी चले भी जाती है, लेकिन दो चार दिन या हफ्ता फिर दोबारा से शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा फिर उसकी शिद्दत में इजाफा होता जाएगा, खांसी खत्म नहीं होगी, रुकेगी नहीं, बार बार बंदा खांसता रहे। और इतनी फिर खांसी रफ हो जाती है कि उसके स्पूटम, स्पूटम कहते हैं आप, बलगम जो होती है ना गले से निकलती है, उसमें ब्लड आ जाता है, क्योंकि खांस खांस कर। और दूसरी बात, ये जो इन्फेक्शन चल रहा है, तो ये हमारे एपिथेलियल टिश्यूज को, जो हमारे गले के एपिथेलियल टिश्यूज हैं, उनमें ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहा होता है, फिर लंग्स में जा रहा होता है, तो ये वहाँ पर जाकर सेल्स को तोड़ रहा होता है। उसके नतीजे में ब्लड रिसना शुरू हो जाता है गले में, और वो जब हम थूकते हैं, बलगम निकालते हैं, तो वो भी साथ में आ जाता है। सीने में पेन होता है, ब्रीथनेस शॉर्ट हो जाती है, सांस बड़ी तेजी से चलना शुरू होगा, फीवर रहेगा रेगुलर, और रात को सर्दी लगेगी या स्वेटिंग हो जाएगी, पसीना आएगा, वेट लॉस होगा, भूख कम हो जाएगी, और अगर ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो फिर डेथ कॉज हो जाएगी। कॉम्प्लिकेटेड कैसे होगा? कॉम्प्लिकेटेड इसी तरह होगा कि हमने बीमारी डिटेक्ट नहीं की जल्दी, या तो, और अगर डिटेक्ट कर ली तो पेशेंट ने दवा लेने में ताख़ीर कर दी है, तरीके से दवा नहीं ली, क्योंकि इसकी दवा के लिए खासियत ये है कि इसका इलाज 3 महीने रेगुलर मेडिसिन लेनी पड़ती हैं,
एक दिन भी नागा, एक दिन भी छुट्टी नहीं कर सकते आप दवा की। अगर एक दिन भी छुट्टी हुई तो समझो कि वो दवा का असर खत्म। यानी अगर आपने 89 डेज तक दवाई रेगुलर खाई और एक दिन आखिरी दिन रह गया, आपने कहा चलो यार छोड़ो क्या करना, कल खा लेंगे, तो आपके वो 89 डेज खत्म, माइनस हो गए। अब आपको दोबारा 90 डेज मेडिसिन खानी पड़ेगी, वरना इसका इलाज आपके लिए जानलेवा साबित हो जाएगा। यानी आपने एक महीने दवाई रेगुलर खाई तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, खांसी वासी खत्म, बुखार बुखार खत्म, वेट भी ठीक होने लग जाता है, आपको भूख भी लगने लग जाती है। और वहीं से पेशेंट गलती कर बैठता है। पेशेंट कहता है आपको मैं ठीक हो गया यार, छोड़ो दवाई वाई क्या करनी खा के। मगर उसमें ये बड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि अब दवा ने मरीज, ये जो बैक्टीरियाज हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल तो कर दिया है, लेकिन वो कमजोर हो गए हैं फिलहाल, और आपकी बॉडी में लेकिन प्रेजेंट है। अब वो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद दोबारा से अगर टीबी हुआ आपको, तो वो इससे शदीद होगा और दवा का असर कम होगा। फिर अगर आपने गलती की तीसरी बारी में, तो फिर ये आपकी हड्डियों में तक, ब्रेन तक ये बैक्टीरिया पहुंच जाएगी और वही डेथ यकीनी हो जाएगी। फिर हम नहीं बचा सकता डॉक्टर कोई भी, जब ये थर्ड टाइप हम रेजिस्टेंस पैदा करके आपके अंदर काम कर रहे हो या सरवाइव कर रहे हो। मैंने कहा जी बट अब तो काफ़ी कंट्रोल हो गया है। बिल्कुल कंट्रोल हो गया है, लेकिन हमारे आपके कहने के मुताबिक, लेकिन जो एरियाज हमारे अभी भी लो इकोनॉमिकल इश्यूज वाले हैं, वहाँ पर जहाँ दवाई लेना बड़ा मसला है, वहाँ आज भी है प्रॉब्लम। इसीलिए हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इनको आप मेडिसिन जो है वो फ्री की दे रहे होते हैं। जो पेशेंट है वो फ्री की दवा ले रहे हैं, ताकि कम से कम वो दवा तो लें। खाना वगैरह तो उनका मसला है कि वो खा इतना अच्छा, जो गज़ा भी अच्छी खानी पड़ती है, इसमें ताकतवर ग़िज़ाएँ खानी पड़ती हैं, मतलब लाइक फ्रूट है और अच्छी प्रोटीन वाली ग़िज़ा। अब वो तो हम नहीं खा सकते, सपोज अगर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट उसकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि दवाएं फ्री मिल जाती है। ठीक है जी। दूसरा डिजीज है हमारी लंग कैंसर। आमतौर पे स्मोकिंग लंग कैंसर में मेजर रोल प्ले करता है और साइटोलॉजिकल रोल है इसमें। साइटोलॉजिकल यानी कि सेल, हमारा जो सेल, common variety of lung cancer, the squamous and undifferentiated cell types, and is less related to adenocarcinoma. Adenocarcinoma असल में वो सेल होते हैं जो कैंसर प्रोड्यूस कर रहे हो, जो कैंसर में बदल रहे हो। दर हकीकत अल्लाह ताला की तरफ से रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी बॉडी में कैंसर टिश्यूज बनते हैं और रोज़ाना अल्लाह ताला उनको ख़त्म करवाता है हमारे डिफेंसिव मैकेनिज्म के थ्रू। कैंसर टिश्यूज खुद बनते हैं और वो हमारे ही सेल होते हैं, कहीं से बाहर से नहीं आए होते। वो हमारे ही सेल हैं जो कि दरअसल थोड़े से नाराज हो गए, उनमें जहर भर गया है, टॉक्सिक मटेरियल आ गया है या केमिकल डिपॉजिट हो गए और उनको मरना चाहिए था, लेकिन वो मरे नहीं, सरवाइव कर गए। और सरवाइव भी इस तरह कर गए कि इरेगुलर डिवीजन शुरू कर दी उन्होंने। दैट इज कॉल्ड कैंसर सेल, एडिनोकार्सिनोमा। अब हमारे लंग्स में आमतौर पे स्मोक करने की नतीजे में, या कोई ऐसा शख्स जो बहुत किसी केमिकल फैक्ट्रीज में काम करता है, तो केमिकल इनहेल कर रहा है वो, और उसको जो मास्क वगैरह है या दूसरी कोई अपरेटस है वो नहीं दिया जाता, तो वो केमिकल जब आते हैं सांस के जरिए अंदर, लाइक निकोटीन है या सल्फर डाइऑक्साइड, अगर केमिकल की बात करें तो सीलिया जो हमारे लंग्स के ट्रैक में मौजूद हैं, ट्रैकिया में, ब्रोंकियस में, वो खराब हो जाते हैं। अच्छा, अब उनका काम क्या था? उनका काम ये था कि वो डस्ट पार्टिकल को और जर्म्स को बाहर धकेल दे वापस एपिग्लॉटिस की तरफ। अब वो है ही नहीं, तो डस्ट पार्टिकल फ्री होकर
हमारे लंग्स में जा रहे हैं या कोई और चीज़ वो हमारे लंग्स में सेटल डाउन हो रही है। ये केमिकल्स अब हमारे सेल जो लंग्स में मौजूद है वहाँ पर cell with abnormal nuclei appear in the thickened epithelial lining, which start dividing rapidly without following normal cycle. अब ये abnormal nuclei के साथ पैदा होंगे नए सेल और वो हमारे epithelial lungs के जो टिश्यूज हैं इनर लेयर में उनमें वो डिवीजन शुरू कर देंगे। मगर नॉर्मल डिवीजन होती तो लंग का ही सेल बनता, लेकिन ये नॉर्मल डिवीजन नहीं कर रहे होंगे, ये एब नॉर्मल डिवीजन कर रहे हैं। दिमाग खराब हो गया इनका। मैं इसकी मिसाल यूँ देता हूँ आपको, बहुत आसान सी, कि हमारे अगर किसी फैमिली में 5 बेटे हैं तो 5 में से 4 नमाजी परहेजी और एक जिसका दिमाग खराब है वो, थैंक यू, वो पागल हो गया, बदमाश बन गया। अब वो बदमाश क्या करेगा? कभी किसी को मारेगा, कभी किसी को मारेगा। यही हमारे कैंसर सेल होते हैं कि हमारी बॉडी में कैंसर सेल, वाह जी वाह, जज़ाकल्लाह, समोसा आ गया। तो आपके कैंसर सेल भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जिनका दिमाग खराब हो गया और वो एबनॉर्मल ग्रोथ कर रहे हैं और नेबरिंग सेल्स जो है उनके आसपास जो सेल है उनको भी तोड़ फोड़ के खराब करने पे लगे। इस तरह कैंसर बढ़ता चला रहा है। एयर पोल्यूशन भी कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक कहा मिन्हा ने, एयर पोल्यूशन से भी हो सकता है। इसीलिए तो आजकल हमारी लंग्स कैंसर की जो रेशियो है दुनिया भर में वो ज़्यादा है। इसके बाद हम चलते हैं तीसरी बीमारी हमारी, ब्रैंकियल एस्थमा, या जनरली आप लोग एस्थमा के नाम से इस बीमारी को जानते होंगे। एस्थमा है ना, सांस लेने में दुश्वारी जिसे कहते हैं आप। ब्रोंकियल एस्थमा में एक्चुअली characteristics by bronchial obstruction resulting from bronchospasm, ठीक है, या फिर टिनेकस म्यूकस प्लग। ये हमारी नॉर्मल ब्रोंकियाई। अगर इसमें ब्रोंकोस्पाम हो जाए तो ये सूज जाएगी, सूजन हो जाएगी। और अगर सूजन के जगह पर म्यूकस फंस गया, म्यूकस ड्राई होके, जैसे आजकल हमारे कोविड में होता है ना, तो कोविड में भी ये म्यूकस यहाँ ब्रोंकियस में फंसना शुरू हो जाता। अब गैस का निकलना और गैस का अंदर जाना मुश्किल हो जाता और गैस एब्जॉर्प्शन होना बंद हो जाती, जो कि जानलेवा साबित है। तो एस्थमा में भी ये दोनों काम में से कोई भी एक काम हो सकता है। अभी एस्थमा पर डिपेंड करता है कि कैसा है एस्थमा। एस्थमा की जो कॉज है वो आमतौर पर एलर्जी मानी जाती है। कोई भी एलर्जी हो सकती है, केमिकल से एलर्जी हो सकती है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर लाइक पोलन ग्रेन्स हैं जो हवा में फैले, फूलों में से निकलते हैं ना, मेल स्पर्म्स जिनको हम कहते हैं, या डस्ट है, या एनिमल फर, बिल्ली है ना, बिल्ली शिल्ली लोग पालते हैं तो उनको भी एलर्जी हो जाती है, या नॉर्मली कॉमन कोल्ड है, कफ है, स्मोक है। कोई भी चीज इसमें हो, ज्यादातर हम इसमें इन्वॉल्वेशन एलर्जी की ही मानते हैं। एलर्जी है अगर आपको किसी चीज से, तो आपको सांस लेने में परेशानी होती है, या तो आपका ब्रोंकियाई सूज जाता या फिर वहां पे म्यूकस ड्राई हो जाता। एक फैक्टर और है जो कि हम कहते हैं कि जी ये हेरिडिटी फैक्टर है, यानी हमारे माँ बाप से ये हम में आ सकता है, उसे कहते हैं वरासत। सवेरा ने पूछा अस्थमा का कोई ट्रीटमेंट? अस्थमा का ट्रीटमेंट, अस्थमा को खत्म करना कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इसकी शिद्दत में कमी की जा सकती है। क्योंकि इसका अटैक होता है, जब भी एलर्जी हुई तो ये सांस लेने में दुश्वारी होगी, तो फिर हम उसमें पंप का इस्तेमाल करते हैं। पंप इसमें जाकर इसकी सूजन, उसमें एंजाइम्स होते हैं यानी केमिकल्स होते हैं, वो इसकी फौरन जाकर सूजन को ख़त्म करता है। या अगर उसमें प्लग इन किया गया है तो इसको जाकर वो थिक से थिन कर देता है।
गीला कर देता है और ये रनिंग में आ जाता है, फिर थोड़ी देर में बाहर निकल जाता है, धूप की वजह से बलगम निकाल देता है। या आपने वो देखा होगा, हम भाप पी लेते हैं, तो ये उस वक्त अटैक के वक्त है ना। लेकिन नॉर्मल डेज में, नॉर्मल, हम अगर किसी को एलर्जी है और उसे पता है कि मुझे अस्थमा भी है, तो फिर उसको कुछ दवाएं ऐसी रेगुलर दे दी जाती हैं जो वो रोज उसको खानी पड़ती है, और वो उससे वो अटैक में कमी आ जाती है, यानी कि उसको शिद्दत जो होगी ना अटैक, क्योंकि बाज दफ़ा ये अगर शिद्दत बहुत ज़्यादा शदीद हो गया तो इट कैन बी फैटल, जानलेवा, सांस बंद हो गया तो जान से ही बंदा चला जाएगा। इसलिए उसकी शिद्दत को कम कर दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये लिजबा कह रही है वहां सर वरासत में बीमारियां मिल रही है, तो बस जायदाद ही मिलनी है तुम्हें, है वरासत में? बेटा वरासत में सब कुछ ही मिलता है। इस्लामियत पढ़ा दूं क्या? तो ये जानलेवा हो सकता है। इसके बाद चौथी बीमारी की हम बात करते हैं, एफिसीमा। एफिसीमा भी यूजुअली ऐसे लोगों को होता है जो ज़्यादातर केमिकल साइट पर काम करते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, या ये लोग जो आपने देखा हो ना घरों में कलर वगैरह आप लोग करवाते हैं, अगर अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो उनमें से मेजॉरिटी जो काम करने वाली है वो बिल्कुल दुबली पतली सूखी सी होती है। उसकी बेसिक वजह ये है कि वो जो कलर जब ये उतारते हैं तो डस्ट कितनी होती निकल रही होती है। इन्होंने कोई मास्क नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, वही इनके नाक के थ्रू इनके लंग्स में जा रही होती है, और वक्त के साथ साथ गुजरते हुए लम्हात इनके लंग्स को कमजोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से एबनॉर्मल परमानेंट इनलार्जमेंट ऑफ द एयर सेल या एयर स्पेस, टर्मिनल ऑफ ब्रोंकियाई, या डिस्ट्रक्शन देयर वॉल। क्या हुआ? अब मैंने चाय पी नहीं भाई भी, ये लो, ठीक है जी। तो ये देख सकते हैं आप, हमारे एल्वोलाई का आखिरी हिस्सा जहां पर बंच ऑफ एल्वोलाई है ये डैमेज हो गई। ये नॉर्मल एल्वोलाई है और ये एम्फिसीमा में डैमेज हो गई। ये बड़ा नुकसान होता है क्योंकि एल्वोलाई डैमेज हो गई है। एल्वोलाई कोई ऐसा नहीं हुआ कोई ड्राई हो गई, कोई सॉइल हो गई, डैमेज ही हो गई। अब इसको रिपेयर कहां से करें? ये तो कुदरत नेचर रिपेयर कर सकती है ना। तो लिहाजा उस शख्स को जो इस तरह का काम कर रहा था, लाइक किसी केमिकल फैक्ट्री में कर रहा था या स्मोकिंग कर रहा था या डस्ट में ज़्यादा उसका कोई काम था, उसमें ये दूर करना पड़ेगा, उसको ये छोड़ना पड़ेगा। और मज़े की बात है कि ये ज़्यादातर मेल में सीवियर हालत में, मेल का काम है, स्मोकिंग भी वो कर रहे होते हैं, फिर इस तरह की कंपनीज या फैक्ट्रीज में काम करना, कलर करने वाला कोई फीमेल तो नहीं मिलेगा। और यूजुअली मेल में ये बीमारी आपको नजर आती है। अब हम ये देखें कि इसमें अगर डैमेज हो गई है तो हमारे लिए नुकसान क्या? हमारे लिए नुकसान ये होता है कि सीवियर emphysema frequently result in right-sided heart failure, peptic ulceration, and found in up to 20% of emphysema patients. ये दो चीजें आपको नजर आती हैं। पहली चीज जो हम आपको दिखाना चाहते हैं वो ये कि जो सरफेस एरिया है हमारी एल्वोलाई का, अब ये एक एल्वोलाई, ये फिर दूसरी, ये फिर तीसरी, ये फिर चौथी, ये पांचवी, ये छठी, ये सातवीं, ये आठवीं, और फिर हम इसके अंदर चले जाएं तो ये है 9,
और ये हो गई एक 10 सपोज कर, ठीक है। 10 की हम सपोज करते हैं कि जी इनका डायमीटर जो है वो 2 mm था, तो 10 का हो गया 20 mm, है ना। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर सिर्फ ये हिस्सा बचा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये भी फंक्शनल नहीं है। तो हमारी जो रेस्पिरेशन की सरफेस थी वो कितनी कम हो गई। अब ऑक्सीजन कैसे ली जाए। दूसरी बात आपको बता दूं कि हमारा जो ब्रेन होता है, अगर आपने देखा हो तो हमारे ब्रेन को अगर ऊपर से हम देखें ना ब्रेन आपके सर के, तो इस तरह 2 हेमिस्फेयर, इनको सेरिब्रल हेमिस्फेयर कहा जाता है। और अगर आपको याद हो कि हमारा ब्रेन इस तरह काम करता है, यानी ब्रेन लेफ्ट हैंड साइड हमारी बॉडी के राइट हैंड साइड को कंट्रोल करता है, और ब्रेन का लेफ्ट हैंड साइड हमारी बॉडी के लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है, सॉरी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को। तो अगर हम बात करें एल्वुलाई कौन सी खराब हुई है, कितनी खराब हुई, तो उसका रिजल्ट क्या था, राइट साइडेड हार्ट फेलियर। राइट साइडेड हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं कि सीधे हाथ में दिल लगा हुआ है किसी का, इस दिल का यानी कि ब्रेन है ना, तो ब्रेन का जो कांटेक्ट है विद द हार्ट, ये हमारा दिल, तो इसका लेफ्ट और राइट साइड, ये हो जाएगा इसका लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। तो राइट साइड पर असल में क्या आ रहा होता है, राइट साइड में ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स पहले यहाँ आती, अब यहीं पर अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही हार्ट को, तो हार्ट अपने राइट साइड से फेलियर हो जाएगा, काम करना छोड़, तो इसलिए हम कहते हैं राइट साइड हार्ट फेलियर। पैप्टिक अल्सर भी हो जाता है, क्योंकि वो लोग जो डस्ट पार्टिकल में काम कर रहे हैं उनको सारा दिन ये डस्ट उनके पेट में भी जाती रहती है, और वो उसकी वजह से भी ये सब कुछ हो सकता है। अल्सर कहते हैं हम मैदे में जख्म को, स्टमक है ना, स्टमक में जो जख्म हो जाता है उसको कहते हैं। ठीक है जी, तो ये 4 बीमारियां हमारी हो गई, और शॉर्ट में इन चारों को अलग अलग आपसे नोट के तौर पर पूछा है। अब छोटा सा एक और है जो हमारे रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म में मैंने आपसे बात की थी, जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है उसमें एक सवाल का छोटा सा पार्ट ऐड करवा दिया जाता है, और वो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के नाम से, या आगे जाकर हम देखेंगे रोल ऑफ हीमोग्लोबिन के नाम से, कोई भी एक चीज आपसे पूछ लिया, ठीक है। During respiration, air inhaled into lungs has greater concentration of oxygen while blood in capillaries and ऐसा ही होता है, हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और जो एयर है उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। इस कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन मूव फ्रॉम द ब्लड और कैपिलरीज में आ जाती है, और जो ऑक्सीजन आ रही है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होती है। और जो ब्लड का आम तौर पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका कलर जरा ब्राइट, चमकता हुआ रहता है। बाय द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड दिस ऑक्सीजन इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। अभी ऑक्सीजन पूरी बॉडी में गई, हर सेल में गई, द सेल ऑफ द बॉडी टेक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उसमें से ले लेते हैं और प्रोड्यूस करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
ये हमारा ब्लड है, ठीक है, ये ब्लड सेल है। ब्लड सेल में हमारे पास होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है ऑक्सीजन, ठीक है, Hb, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो हीमोग्लोबिन के ऑक्साइड बन जाते हैं या ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाते हैं। अब ये खून गया सर्कुलेशन में, और ये है हमारा सेल, कोई भी किसी भी सेल से गुजरा, यहां पर आने के नतीजे में इसमें से ऑक्सीजन को तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है और Hb को वापस बाहर निकाल। ठीक है जी, तो ये सिंपल सा मेथड। रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से नहीं होता, रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ये कौन पूछा था अभी? अच्छा, मीना ने पूछा। हाँ, तो रेड कलर होता है ना, मगर रेड कलर शार्प है या डल है? शार्प है तो उसमें ऑक्सीजन मौजूद है, डल है तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगला मरहला शुरू हो गया। अब क्या होता है, अब जो सेल में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसने क्या किया भाई, सेल ने का ऑक्सीजन यूज की तो एज अ बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बना दी। कार्बन डाइऑक्साइड की हाई कंसंट्रेशन टिश्यूज में होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो ये क्या करेगा, अब यहां से जो भी हीमोग्लोबिन गुजर कर जा रहा होगा या ब्लड गुजर के जा रहा होगा, ये उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला देगा। प्लाज्मा में भी मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी हम आगे रोल देखते हैं, उसमें आपको अलग से और बात बताएं। ठीक है, तो अब ये कलर ब्लड का जो आने वाला है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो मैरून कलर का। और अगर आपने अपनी वेन्स को देखा हो, आंख के पास भी होती है, ये हाथों में बहुत ज्यादा आपको नजर आती है क्लियर, ये कैसी होती है, ब्लूइश कलर की होती है ना। तो इनका कलर जरा, इनको इनका अपना कलर भी थोड़ा सा डार्क होता है। वेन्स का जो हमारी आर्टरीज होती है उनका कलर थोड़ा सा रेडिश होता है, तो वो वजह भी होती है। दूसरी वजह ये होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आती है तो डार्क कलर में, मैरून कलर का गाढ़ा थोड़ा सा खून आपको नजर आएगा। अब ये आकर कौन सा वाला, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, जाएगा हमारे दिल में, और दिल से जाएगा लंग्स में। लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड फिर तोड़ ली जाएगी और उसे बाहर निकाल देंगे। हीमोग्लोबिन वापस चक्कर पे, ब्लड यानी कि वापस रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, क्लियर जी, सिंपल सा रोल है। अब आ जाए जी लंग्स कैपेसिटी, ये एमसीक्यूज में ही पूछी जाती है आपसे, और अभी किसी ने पूछा भी था टाइडल वाइडल। तो वो लंग कैपेसिटी है, लंग्स में आपकी कितनी गैस आ सकती है। हमारा एक लंग 5 लीटर ऑक्सीजन गैस को भर सकता है। ऑक्सीजन गैस में कोई भी गैस हो। ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग अ पर्सन टेक इन एंड आउट अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ लीटर। हम जो सांस ले रहे हैं नॉर्मल, तो हमारे पास हम सिर्फ 500 cm³ यानी कि 500 लीटर, cm³ कह लें लीटर कह लें, एक ही बात, हमारे लंग्स में कैपेसिटी है। लेकिन जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हम सिर्फ आधी ही यूज करते हैं, बाकी ये लंग्स में मौजूद रहते हैं। दिस इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। 500 मैक्सिमम capacity of the lungs, use half liter, remaining amount of 450 centimeter cube is called tidal volume. Vital capacity, with an extra deep breath
The maximum volume of air inspired and expired called vital capacity. Average 4 लीटर. अब आप अपनी जिंदगी में छलांग लगाना चाहते हैं समंदर में या दरिया में या कहीं भी, तो जो मैक्सिमम एयर को इंस्पायर्ड कर सकते हैं, अपने भर सकते हैं, 4 लीटर, और जो मैक्सिमम निकाल सकते हैं फुल जान लगा के आप अपनी पूरी एयर ही खाली कर दें. नॉर्मल में तो आधा लीटर निकाल रहे हैं हम, पता भी नहीं चल रहा हमें, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं पूरी ही निकाल दूं, तो पूरी 1 लीटर आप फिर भी नहीं निकल सकेंगे आपसे, और 4 लीटर आप फिर भी एवरेज मैक्सिमम निकाल. तो इसे कहते हैं वाइटल कैपेसिटी. बकिया जो बच गई 1 लीटर, 1 लीटर बची ना, 4 5 में से 4 निकाल दी, 1 लीटर बची. उस 1 लीटर को आप कहते हैं रेजिडुअल. होता ना जब फिल्टर करते हैं तो रेजिड्यू बच जाता, बची हुई, तो वो कहलाती है रेजिडुअल कैपेसिटी. ड्यू टू रेजिडुअल वॉल्यूम थॉरैक्स कैन नॉट कोलैप्स. 1 लीटर इसलिए है जमा कि ताकि आपके लंग्स या आपके थॉरैक्स आपस में मिल ना जाए, यानी ट्रैक की आपस में ना मिल जाए, उसकी लेयर या लंग्स की आपस में लेयर ना मिल जाए. भाई खाली बैलून है ना अगर, तो आप देख सकते हो उसकी दोनों वॉल आपस में अटैच होंगी, लेकिन उसमें थोड़ी सी हवा भर के छोड़ दी तो वो दोनों वॉल आपस में टच नहीं होंगी, इसलिए वो थोड़ी सी 1 लीटर. टाइडल फिर से बताएं भाई सवेरा को. सवेरा नॉर्मल सांस ले रहे हो ना इस वक्त तुम, नॉर्मल सांस ले रहे हो है ना, तो नॉर्मल सांस जो आपका आधा लीटर बाहर जा रहा है, बचा हुआ 450 लीटर, वो आपका टाइडल वॉल्यूम. During normal breathing, a person take in and give out air approximately half of liter. तो उसे आप कहते हैं टाइडल. वाइटल होता है वाइटल ऑर्गन, जान के लिए जरूरी. तो जो मैक्सिमम आपकी जिंदगी बचाने के लिए जरूरी है वो हमारा वाइटल कैपेसिटी, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा 4 लीटर को इस्तेमाल कर सकते हैं. डीप ब्रीथ ले रहे ना आप, समंदर में कूद गए या गिर गए, किसी ने धक्का दे दिया दोस्त ने, सेल्फी बनाते हुए, मजाक मजाक, गिरते गिरते आपने एक डीप ब्रीथ ले लिया, तो वो 4 लीटर आपका हो सकता है, वो आपका वाइटल होगा. ठीक है, तो ये हमारी कैपेसिटी, ये आपसे एमसीक्यूज में देखेंगे आप 5 ईयर में, कभी वाइटल, कभी टाइटल, कभी रेजिडुअल पूछा जाए. अब रोल ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन का रोल अभी मैं थोड़ा सा आपको बता चुका हूँ, हम उसको पर्टिकुलर हीमोग्लोबिन के हवाले से बात कर लेते हैं. जैसे भी आपने कहा था रेड कलर होता है, तो हीमोग्लोबिन का रेड कलर दर हकीकत आयरन की वजह से. हीमोग्लोबिन इज द आयरन कंटेनिंग प्रोटीन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल. वर्टेब्रेट में, इनवर्टेब्रेट में इसके केमिकल फार्मूला अलग अलग. हर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैज 4 आयरन कंटेनिंग ग्रुप कॉल्ड हीम. उसको हम कहते हैं हीम. कितने होते हैं? 4 आयरन के एटम मौजूद होते हैं. वन हीम मॉलिक्यूल बाइंड अप टू 4 ऑक्सीजन. ठीक है, एक हीम, 4 आयरन है ना, तो 4 आयरन 4 ऑक्सीजन को बाइंड कर सकते हैं. सिंस देयर आर अबाउट 280 मिलियन एचबी मॉलिक्यूल इन आ ईच आरबीसी. एक रेड ब्लड सेल के अंदर, ये है हमारा आरबीसी, इसमें कितने हैं? 280 मिलियन एचबी. एक एचबी में आयरन कितने हैं? 4. तो कितने
ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आ सकते हैं एक आरबीसी में 280 मल्टीप्लाई बाय 4। समझ में आ रही भाई मेरी बात? Molecules in each RB have 280 billion Hb, and one Hb contain 4 iron molecule which bond 4 oxygen molecule। यही वाली बात हो गई। ब्लड कैरी 70 टाइम मोर ऑक्सीजन देन प्लाज्मा। हमारे खून में जो ऑक्सीजन होती है प्लाज्मा में भी होती है। प्लाज्मा भी इसका पार्ट ऑफ द ब्लड में। भाई ब्लड में प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, व्हाइट बीसी होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, ये तो पता है ना। लेकिन आरबीसी 70 टाइम मोर ब्लड को एब्जॉर्ब कर रहा होता है ऑक्सीजन। प्लाज्मा में भी 30% ऑक्सीजन मौजूद है। Hb binds to oxygen to form loose compound called oxyhemoglobin। अभी आपसे कहा था कि जो बॉन्ड बनाकर इसने ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना दिया, ठीक है। अब ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन किसी भी टिश्यू से गुजरेगा तो आराम से ऑक्सीजन वहां टूट कर अंदर चली जाएगी और आरबीसी वापस आ जाएगा। ये है हमारा Hb+4O2। Hb ने ये बना लिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन ऑल्सो इन्वॉल्व इन द पार्शियल 35% ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हीमोग्लोबिन आमतौर पे ऑक्सीजन को तो ट्रांसपोर्ट कर ही रहा है। रोल लिख रहे हैं हम ना, तो रोल में ऑक्सीजन भी लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी लिखेंगे। तो ये रोल हो गया हमारा। कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है, लेकिन उसके अमाइनो ग्रुप के साथ, होल आयरन के साथ नहीं। तो आयरन के साथ तो ऑक्सीजन अटैच होती है, और हीमोग्लोबिन के अमाइनो ग्रुप, क्योंकि हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है और प्रोटीन में अमाइनो ग्रुप भी होगा, तो वो कार्बन को अपने साथ जोड़ने के लिए बना हुआ है अमाइनो ग्रुप, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ जोड़े। जबकि बाकी 60% तक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे ब्लड के प्लाज्मा में जो पानी मौजूद है उसमें डिसॉल्व होती है और वहां से वापस आती है बाइकार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की फॉर्म में आती है। वो आप इक्वेशन बुक में देख सकते हैं, मैंने शायद नहीं लिखी, ठीक है। ये सिर्फ मॉलिक्यूल मैंने बना दिया था हीमोग्लोबिन का, और ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि हमारा हीमोग्लोबिन का कितना बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये 4 आयरन के मॉलिक्यूल इसमें है, जिसको हम 3 कह रहे हैं। मायोग्लोबिन में 1 है। मायोग्लोबिन जो होता है वो हमारे मसल्स में मौजूद होता है। काम इसी तरह करता है जैसे हमारे हीमोग्लोबिन कर रहा, लेकिन इसको हम मसल्स हीमोग्लोबिन कहते हैं, क्योंकि आपके मसल्स में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना ज़रूरी है। अलग से सिस्टम मौजूद है, मसल्स को अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है, ठीक है जी। तो आपकी ये कहानी पूरी हो गई। छोटी सी हमारी एमसीक्यूज हैं, वो एमसीक्यूज अब डेफिनेटली दूसरी क्लास का टाइम हो जाएगा, तो एमसीक्यूज हम फिर क्लास में कर लेंगे इसकी, ठीक है। यहाँ तक जल्दी से कोई बात पूछनी फटाफट पूछ लो, शाबाश।